वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डी ग्रुप से लेकर के हम यूपीएससी तक की बात करें तो हर एग्जाम में जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन के जो लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। हमसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं बात करूं पिछले मंथ की हरियाणा के सीईटी एग्जाम की, जिसके अंदर क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, जो मैं आपको पहले वही क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे। जब सी ग्रुप के इतने हाई लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं तो सोचिए यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, या फिर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनका लेवल क्या होने वाला है। तो याद रखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को रट्टाफिकेशन करने से आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसके लिए उसका बेस समझना बहुत जरूरी है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं कवर करने वाला हूं कंप्यूटर से संबंधित वो सारे क्वेश्चन, वो उस लेवल के क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उनको यूज कर सकते हैं। गारंटी देता हूं, इस चैप्टर को यदि आपने अंत तक देख लिया और समझ लिया तो आपको कंप्यूटर पढ़ने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हो कंप्यूटर के या 10 नंबर के आ रहे हो, आप वहां पे कंप्यूटर का एक भी नंबर मिस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हरियाणा के सीईटी एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो लास्ट मंथ जुलाई में 26 और 27 जुलाई का जो एग्जाम था उसमें पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस का लेवल देख करके आप समझ जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रेषित डेटा खंडों को क्या कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हर स्टूडेंट इंग्लिश नहीं समझ पाता है, उनको हिंदी की ज़रूरत होती है, और जिनको हिंदी की ज़रूरत होती है उनके लिए मैं हिंदी बोल रहा हूं, और जिनको इंग्लिश की ज़रूरत होती है उनके लिए स्क्रीन पे मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आंसर दिए गए हैं पैकेट्स, फ्रेम्स, बाइट्स, सेगमेंट्स। अब देखिए, यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, ये डेटा चंक्स होते हैं, सारे के सारे डेटा चंक्स होते हैं। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको करें। इसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा डेटा चंक्स क्या काम करता है, कहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। उन सभी को हम पैकेट्स कहते हैं। अब इनको समझते पैकेट्स क्यों कहते हैं। आप ये डायग्राम भी साथ साथ देख सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट पर प्रसारित डेटा के टुकड़ों को, जो भी डेटा हमारा प्रसारित हो रहा है इंटरनेट पे, तो उसके छोटे छोटे चंक्स होते हैं। उन चंक्स को या उन टुकड़ों को ही हम पैकेट्स कहते हैं। ये पैकेट छोटी मैनेजेबल यूनिट्स होती है जो एक बड़ा मैसेज बनाती हैं और नेटवर्क पर डेटा को कुशलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए यूज की जाती है। प्रत्येक पैकेट में एड्रेसिंग और अदर इंफॉर्मेशन वाला एक हेडर और भेजा जाता है। इसमें वास्तविक डेटा युक्त एक पेलोड शामिल होता है। जब डेटा इंटरनेट या किसी नेटवर्क पर प्रसारित होता है तो उसे छोटी यूनिट्स में विभाजित कर दिया जाता है, छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है, जिनको सेगमेंट, पैकेट्स और फ्रेम कहा जाता है। ये इकाइयां उस पैकेजिंग की अलग अलग परतें होती है जो डेटा को ट्रैवलिंग एफिशिएंटली और अपने डेस्टिनेशन तक स्टिक रूप से पहुंचने में मदद करती है। विशेष रूप से जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से भेजा जाता है तो इसे नेटवर्क द्वारा निर्धारित मैक्सिमम सेगमेंट साइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म MSS के आधार पर सेगमेंट में भेजा जाता है। फिर प्रत्येक सेगमेंट को एक TCP हेडर के साथ एनकैप्सुलेट किया जाता है, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्लैग बिट्स, सीक्वेंस नंबर्स और चेकसम जैसी जानकारियां होती है। यहाँ पे तीनों को थोड़ा सा अलग अलग समझिए। सेगमेंट्स को पहले समझते हैं। किसी भी एप्लीकेशन से विभाजित डेटा को एक TCP हेडर के साथ एनकैप्सुलेट किया जाता है। पैकेट्स क्या होते हैं, उस सेगमेंट को एक IP हेडर के साथ आगे एनकैप्सुलेट किया जाता है, जिससे पैकेट बनते हैं। और फ्रेम, पैकेट्स को फिर से एक डेटा लिंक, लेयर हेडर और ट्रेलर के साथ इनकैप्सुलेट किया जाता है, जिससे फ्रेम बनते हैं। अब स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। इस सवाल को शायद आप सोल्व भी करवा लें,
किसी ने पढ़ा होगा तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है और तुक्का भी यहाँ पे सही लग सकता है। बट इसी प्रकार के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जिसको हम डिटेल से समझेंगे। एक बार पहले इस क्वेश्चन को देखिए, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है। एक कंप्यूटर को जो भी इनपुट मिलती है उसके साथ कंप्यूटर क्या करता है भाई, उसको इट प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट्स आउटपुट, या इट सेंड द डेटा टू अनदर कंप्यूटर, या इट डिलीट्स द डेटा, या फिर नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे सिंपल सा हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि जो भी कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को जो इनपुट मिल रही है उसके लिए क्या करता है कंप्यूटर, उसको अपने पास रख लेता है, नहीं, उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है कि उसको क्या संदेश मिला है, उस प्रोसेस को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ वापस से आउट करा देता है यूजर को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट आउटपुट, यानी कि जो भी हम उसको इनपुट देंगे उसको प्रोसेस करके उसकी आउटपुट जनरेट कराता है। अब कंप्यूटर साइकिल के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो HSSC CET में पूछे गए थे। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, यहाँ पे याद करने का है। जो कहते हैं ना हम रट के जाएंगे, तो यहाँ पे रटाफिकेशन काम आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं मशीन लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब देखो यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तीनों अलग अलग जनरेशन्स में यूज़ हुई है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लर्निंग हुई थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज हुई थी, और थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन जो अभी तक भी चल रही है उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। इस प्रकार के क्वेश्चन रटने ही पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। लेकिन अब देखिए जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रखा है, ये क्वेश्चन रटने का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन है। मैं समझाता हूँ आराम से। देखिए, व्हाट डज रोम स्टैंड्स फॉर, इस प्रकार का क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। किसी भी एक शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अब ROM की फुल फॉर्म तो हमें पता चल जाएगी, हम ऑप्शन में पढ़ लेंगे, बट रोम को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि रोम के बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। आंसर देखिए, पहले तो इसमें देख रखा रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रेडी ओपन मेमोरी और रैंडम ऑपरेशन मेमोरी, है ना, क्या क्या ऑप्शन दे दिए। तो इसका राइट आंसर है रीड ओनली मेमोरी। वाई, वो कौन सी मेमोरी होती है, कहाँ पे होती है, ये सारा मैं समझा देता हूँ। देखो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है। ध्यान रहे क्या कहलाती है, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी के अंदर 2 मेमोरी शामिल होती है, रैम और रोम। दोनों को देखिए, रैम क्या होती है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, लगातार बदलते रहने वाली मेमोरी है। यानी कि हमारा कंप्यूटर चल रहा है और बिजली चली जाए या कंप्यूटर किसी कारण से बंद हो जाए तो जो डेटा हमारा प्रोसेस में था वो सारा डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, बदलती रहने वाली मेमोरी है। कौन सी? रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बदलती रहने वाली मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी है, ये बदलती नहीं है, ये फिक्स रहती है। बट ये भी कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है कि मेन मेमोरी के अंदर शामिल होती है। और रैम वोलेटाइल होती है तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ध्यान रहे, इस छोटे से टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये देखिए, समझिए पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। उससे पहले ये जान लें कि डिवाइसेस क्या होती है। हम डिवाइसेस तो सारी डिवाइसेस है, हम काम कर रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं रजिस्टर पे, पेन भी तो एक डिवाइस है। बट हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं हम। और कंप्यूटर में डिवाइसेस क्या होती है, कंप्यूटर में डिवाइसेस मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU, कैमरा होता है, स्पीकर लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी डिवाइसेस होती है कंप्यूटर की। इनमें कुछ डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइसें, कुछ होती है इनपुट डिवाइसें। अब आपको नाम से समझना होगा कि इनपुट डिवाइसें कौन सी होती हैं। वो डिवाइसें जिनसे हम कंप्यूटर को
निर्देश देते हैं, डेटा कंप्यूटर में इन कराते हैं, है ना, वो डिवाइसें इनपुट डिवाइसें होती है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, हम कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं डेटा। माउस हो गया, या स्कैन कराना है कोई पेज, हमने स्कैनर इनपुट डिवाइस होगी। कैमरा लगा रखा है, अभी आप मुझे देख रहे हैं, कैमरे पे देख रहे हैं, आपके पास तो आउट हो रहा है, आपके पास आपकी स्क्रीन पे मॉनिटर पे आउट हो रहा होगा, बट मेरे पास तो वो इन ले रहा है ना कैमरा, तो कैमरा इनपुट डिवाइस हो गया। इसी प्रकार से बारकोड स्कैनर है, इनपुट डिवाइस होता है ना। आउटपुट डिवाइस में जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से डेटा हमको मिल रहा है, मॉनिटर हम देख पा रहे हैं, मॉनिटर से डेटा आउट हो रहा है, प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, गाने सुन रहे हैं, स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, है ना। इस प्रकार की डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन बदल भी सकता है, ध्यान रहे क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ ले। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। यदि क्वेश्चन होता है इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमने आंसर क्या देना है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछी गई है तो कीबोर्ड है, और यदि ये पूछा जाता कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है तो बाकी की तीनों है ए बी सी, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। हाउ आर कंप्यूटर यूज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संचार में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, संचार हम कैसे करते हैं, कोई भी ऐसा माध्यम जिससे हम अपने विचार आदान प्रदान कर सके, अपनी बातें एक दूसरे से कह सकें, सुन सके, वही संचार होता है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है, कंप्यूटर के जरिए हम बातचीत कर सकें। तो ऐसा माध्यम आपने आंसर देख लिए होंगे और आपने रीड भी कर लिए होंगे, बिल्कुल सही रीड किए हैं। ऑप्शन तो इसने दे रखे हैं, थ्रू कैड एप्लीकेशन, या फॉर एडवर्टाइजिंग एंड हाउसिंग या हाउस शॉपिंग, या तीसरा ऑप्शन है वाया ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैटिंग, और चौथा ऑप्शन है फॉर मैनेजिंग बजट्स एंड पेरोल्स। तो ये सारे ऑप्शन ही गलत है, तीसरा ही सही है, वाया ईमेल। हम ईमेल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, या हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, चैटिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी मेमोरी। पहले तो दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और फिर ध्यान कीजिए कि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, है ना। तो इसलिए कहता हूं कि जो मैं समझा रहा हूं, कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। पहली स्टेटमेंट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम वोलेटाइल होती है, यानी कि अस्थिर होती है, ठीक है। जब तक कंप्यूटर की बिजली की आपूर्ति होती रहती है तब तक ये डेटा को अपने पास रखती है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सारा सामग्री या सारा डेटा नष्ट कर देती है, डिलीट कर देती है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यही तो हमने बताया था आपको। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी आमतौर पर मुख्य मेमोरी कहा जाता है इसको। क्या मुख्य मेमोरी कहा जाता है ना, ठीक है, इसको मेन मेमोरी तो कहते हैं। और यह मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस से तेज होती, कौन सी स्टोरेज से, ये स्टोरेज डिवाइसें जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी होगी, उनसे फास्ट होती है ये। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आंसर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर दे दीजिए कि दोनों ही करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड 1 आर करेक्ट। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को जब पढ़ा रहे हैं उसको समझ गए तो आपको ऑप्शन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, सीधा आंसर पे चले जाइए। अब कुछ स्टोरेज के बारे में आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी किस प्रकार से काम करती है। जब भी हम या कोई यूज़र कंप्यूटर पे काम करता है, इनपुट करता है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा इन कराता है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो रैम में ही जाता है ना। रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है और रैम ही हमारी मेन मेमोरी है, डेटा इसी में रहता है तब तक जब तक हम इसको कहीं दूसरी डिवाइस में स्टोर ना करा दें या कहीं भेज ना दें, ठीक है। तो रैम में गया, रैम के बाद डेटा जब सेव कराते हैं तब वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। और हम सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा ले रहे हैं तो वो पहले कहाँ आएगा, रैम के अंदर आएगा, फिर कैचे मेमोरी में जाता है और उसके बाद सीपीयू में जाता है प्रोसेस के लिए, और फिर उसकी आउटपुट मिलती है हमको। कैचे मेमोरी बीच की मिडिल मेमोरी होती है जो कि काफ़ी तेज मेमोरी होती है, हाई स्पीड मेमोरी कहलाती है ये। मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम शामिल होती है। रैम वोलेटाइल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है,
रीड ओनली मेमोरी, मैं फिर से बता देता हूं ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान ना रहे। अक्सर इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ ही जाता है मेमोरी के ऊपर। रैम 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हम और मेमोरी शामिल करा लेते हैं, जिसके अंदर 3 प्रकार की मेमोरी शामिल करा सकते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड वाली स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। फ्लोपी डिस्क ये शायद आपने नहीं देखी होगी, ये पहले चलती थी। फ्लोपी डिस्क ए, फ्लोपी डिस्क बी बहुत कम साइज की होती थी। इनके अंदर भी एक छोटी सी चिप सी लगी होती थी, चिप नहीं, उसको हम एक डिस्क बोलते थे, ठीक है। वो डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होती थी उसके अंदर। कैसी मैग्नेटिक डिस्क? जैसे आपने पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्ड देखे होंगे या पुराने डेक देखे होंगे जिसके अंदर कैसेट प्लेयर थे, जो कैसेट चलती थी उसमें एक रिबन होता था, है ना। वो रिबन भी हमारा मैग्नेटिक टेप कहलाता है, वो भी मैग्नेटिक होता है। उसी प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी के अंदर होती है। तो ये सारी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। दूसरी ऑप्टिकल स्टोरेज, जैसे सीडी या डीवीडी आपने देखे होंगे, ये ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आती है। और एक होती है फ्लैश स्टोरेज। जितने भी हमारे पास एसएसडी कार्ड्स होते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, कोई मेमोरी कार्ड हो गए, मेमोरी एसडी कार्ड हो गए, और अब जो एसएसडी आ रही है वो भी फ्लैश स्टोरेज की ही आ रही है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को समझाने से, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ ले इस वाले टॉपिक को। टॉपिक में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, यानी स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी एक एरिया में जितने कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो एक नेटवर्क कहलाता है। किसी भी एक नेटवर्क में कम से कम 2 डिवाइसें, 2 कंप्यूटर, 2 फोन, 2 रेडियो कनेक्ट होते हैं, वो एक नेटवर्क के अंदर कहलाते हैं। अब ये नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक पैन और एक वैन। तो पहले तो ये आंसर देख लेते हैं इसका। इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है लैन, रैम, डीएसएल, यूएसबी। एक लैन ही है, बाकी के 3 तो यूं ही खामखाई दे दिए। ये लैन है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार के 4 नेटवर्क होते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन चारों को समझते हैं और फिर इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए पैन क्या होता है। पैन एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें कम दूरी पर संचार के लिए व्यक्तिगत टेक्निकल डिवाइस का इंटरकनेक्शन होता है। यह केवल 10 मीटर या कहें 35 फुट के लगभग क्षेत्र को कवर करता है। लैन और वैन आदि जैसे नेटवर्क की तुलना में पैन के जो उपयोगकर्ता होते हैं बहुत कम होते हैं। पैन आमतौर पर किसी न किसी प्रकार की एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं स्मार्टफोन को, पर्सनल कंप्यूटर्स को, टैबलेट कंप्यूटर्स को। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर होता है या डेटा शामिल होता है। पैन 2 प्रकार के होते हैं जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पहला वायर्ड और दूसरा वायरलेस। वायर्ड के अंदर थ्रू यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे फुल फॉर्म आपकी क्लियर हो जाती है। और वायरलेस के अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर समझते हैं लैन को। लैन का मतलब होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक सीमित क्षेत्र, जैसे कोई घर, ऑफिस या कैंपस में एक दूसरी डिवाइसों को जोड़ता है। जिससे क्या होता है, जिससे रिसोर्स शेयरिंग और एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन संभव होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक वायर्ड, वायर्ड को ईथरनेट बोला जाता है। यहाँ भी आपके पास एक सवाल उठ के आ सकता है कि व्हाट इज ईथरनेट। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन के अंदर इसका ऑप्शन होगा लैन, है ना। ईथरनेट क्या है, एक लोकल एरिया कनेक्शन है, ठीक है। तो वायर्ड के अंदर ईथरनेट शामिल होता है और इसका वायरलेस कनेक्शन के अंदर डब्लू लैन शामिल होता है। डब्लू लैन का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज डब्लू लैन, तो इसका भी आंसर क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। इसी पे क्वेश्चन एक और बनता है, हाउ मैनी बिट्स इज ईथरनेट। तो ध्यान रहे ईथरनेट में
48 बिट होती है, इसका साइज ये 48 बिट का होता है ईथरनेट। मैन को समझे, मैन या कहे हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। मैन का एरिया क्या होता है? मैन का एरिया होता है लैन की तुलना में ये बड़ा क्षेत्र और वैन की तुलना में ये छोटा क्षेत्र कवर करता है। मैन की रेंज 5 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। यह 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ता है जो एक दूसरे से अलग है लेकिन एक ही या अलग अलग शहरों में स्थित है। ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और एक आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। मैन उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें हाई स्पीड कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। मैन की स्पीड एमबीपीएस में बदलती रहती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिजाइन और मेंटेन करना कठिन होता है। अब बात करते हैं वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब नाम से क्लियर हो गया कि वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। हालांकि ये किसी राज्य या देश की सीमाओं तक सीमित होता है। और वैन की रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा ही होती है। 50 किलोमीटर तक तो मैन ही कवर कर लेता है, तो वैन की रेंज इससे ज़्यादा होती है। ये वर्ल्ड वाइड होता है। वैन लैन का एक कनेक्शन हो सकता है जो टेलीफोन लाइनों और रेडियो तरंगों के माध्यम से अन्य लैन से जुड़ता है। ये किसी उद्यम या निगम या संगठन से सीमित हो सकता है। ये आम जनता के लिए सुलभ हो सकता है। अब ये जो तकनीक है ये काफ़ी स्पीड या कहें कि हम फास्ट स्पीड वाली तकनीक है और ये एक अपेक्षा करते हैं कि महंगी तकनीक है, इसके लिए चार्ज देना पड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल के लिए समझें तो हम कह सकते हैं इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच कनेक्ट्स द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। तो हम वैन के जरिए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ ये HSSC CET में नहीं आए, ये रेगुलर हैं सारे, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कवर करे थे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ड्रॉप के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से लाइनों की संख्या कर सकते हैं। ये हिंदी इसकी मैंने ट्रांसलेट करी थी, सही से नहीं बनी है। फॉर ए ड्रॉप कैन बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि एक ड्रॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन से हो सकती है। अब यहाँ पे क्या सोचोगे? आप रट सकते हो इसको? नहीं रट सकते इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यदि आपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस पढ़ी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिसने पढ़ा है और ध्यान में नहीं था तो जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम लिया तो आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पहुंच गए होंगे। ध्यान में आ रहा होगा कि ड्रॉप का मतलब क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ ड्रॉप का मतलब क्या होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए, होम के बाद होती है इंसर्ट टैब है ना। इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है टेक्स्ट ग्रुप, जहाँ पे होता है एक ड्रॉप कैप। आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इंसर्ट मेन्यू के अंदर ड्रॉप कैप इस तरह का मेन्यू होता है। यहाँ पे हम कितनी लाइनों को ड्रॉप करना चाहते हैं, इस प्रकार की राइटिंग या तो आपने न्यूज़पेपर में देखी होंगी या डिक्शनरी वगैरह में देखते होंगे कि किसी भी एक वर्ड का पहला कैरेक्टर, जैसे हमने लिखा है द, THE, उसका टी ड्रॉप हो रहा है 3 लाइनों में या 4 लाइनों में या 5 लाइनों में। हम मैनुअली लाइनों को ड्रॉप करा सकते हैं, बट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनें ड्रॉप होती है। इसमें जब भी आप इसको बाय डिफॉल्ट जैसे ही क्लिक कराओगे 3 लाइनें ड्रॉप कराता है, ठीक है। 3, 4, 5 या 10, तो आंसर होगा इसका ए, 3 लाइनें ड्रॉप कराता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज टू रन ए थेसरस चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड, यानी कि चयनित शब्द पर थेसरस जांच चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये शॉर्ट की पूछी गई है। हालांकि शॉर्ट की के ऑप्शन आजकल कम आते हैं, ये पहले चलते थे, फिर भी आ जाए तो शॉर्ट की भी आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए हम शिफ्ट के साथ F7 यूज करते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मिलेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैग के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है प्रूफिंग का ऑप्शन। उसमें देखोगे थीसरस ऑप्शन मिलता है। और थीसरस क्या काम करता है, ये किसी भी शब्द का एक सिनोनिम शब्द दिखाता है, यानी कि एक सिनोनिम वर्ड दिखाता है उसका। इसको दूसरी भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन इस प्रकार के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है OSI मॉडल की निम्नलिखित में से किस परत को एंड टू एंड परत भी कहा जाता है, यानी कि एंड टू एंड लेयर किस परत को कहा जाता है। ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले OSI मॉडल पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
इस वीडियो में मैं OSI मॉडल नहीं पढ़ा पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट OSI मॉडल को कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ पे OSI कनेक्शन की कुल 7 लेयर होती है, जिसमें पहली 3 लेयर होती हैं हार्डवेयर लेयर, फिर होती है इसकी हार्ट ऑफ OSI और फिर होती है 3 लेयर सॉफ्टवेयर लेयर। आप ये डायग्राम देख करके समझ सकते हैं इनमें कौन कौन सी लेयर होती है। मेन 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल की। इनको बारीकी से हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इन लेयर्स को याद रखने के लिए कैसे याद रखें, पहली लेयर फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, चौथे नंबर पे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर और सबसे लास्ट में आती है एप्लीकेशन लेयर्स। इनका ये सीक्वेंस हम कैसे याद रखें, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। एक मैं सेंटेंस देता हूं, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए। इस पूरे सेंटेंस के सभी वर्ड के पहले कैरेक्टर उठाइए, PDNTSPA। ये होती है इसकी लेयर कंटिन्यू 7 लेयर। यहाँ पर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हु परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग, तो ये लेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी OSI लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नेटवर्क लेयर होता है। तो OSI मॉडल को समझने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमोंग दिस नेम्स द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इनमें से कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP, UDP, बोथ A and B या IP? सभी की फुल फॉर्म देखिए पहले तो। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP की होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए दोनों ही प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन में काम आते हैं। TCP होती है कनेक्शन ओरिएंटेड और UDP होती है कनेक्शन लेस। अब इसका एग्जाम्पल देखें। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब इसमें हमको कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि ईमेल, हम ऑफलाइन रहें या ऑनलाइन रहें, कोई हमको मेल करता है या हम किसी को मेल कर रहे हैं तो मेल ट्रांसमिट होगी। हम जब भी ऑनलाइन जाएंगे चेक करेंगे तो मेल हमको मिल जाएगी। तो ये एग्जाम्पल होता है TCP का जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। दूसरा एग्जाम्पल कनेक्शन लेस, जैसे हमने किसी को वीडियो कॉल करना है और जो फ्रंट में है या हमारे पास कोई वीडियो कॉल कर रहा है और हम अभी ऑनलाइन नहीं है तो क्या होगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये कनेक्शन लेस है। यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि TCP का एग्जाम्पल हम दे दें ईमेल और UDP का एग्जाम्पल डाल दें हम वीडियो कॉल। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, विच प्रोटोकॉल वर्क्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा ये दोनों ही ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, TCP और UDP। तो इसका एग्जाम्पल दोनों, इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ CPC। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पे फॉर कस्टमर, कॉस्ट पर क्लिक, चेंज पर क्लिक या नन ऑफ दिस। तो CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कहने को तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं, बट ये कंप्यूटर में तो नहीं आते, लेकिन देखे नाम से तो कंप्यूटर में ये हमारे पास एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। भीम ऐप इज अवेलेबल इन ब्लैंक लैंग्वेज। भीम ऐप कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? 11, 12, 13, 15। तो भीम ऐप है वो 13 भाषाओं में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी दैट आउटपुट। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन हमारे थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन चले जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पाइथन का क्वेश्चन है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित, पाइथन से संबंधित या C++ से संबंधित, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं जो कि रटे नहीं जाते, उनको समझा जाता है। और यहाँ पे समझने के लिए यदि आप इच्छुक है पाइथन सीखने के या C लैंग्वेज सीखने के या फिर आप HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं तो इनके मैंने ऑलरेडी पूरे कोर्स बनाए हुए हैं। आप हमारे पहले वाले चैनल पे चले जाएं, कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने इनकी पूरी सीरीज बनाई हुई है। आप कोई भी लैंग्वेज बिल्कुल बारीकी से और स्टार्टिंग से सीख सकते हैं, और वो भी हिंदी भाषा में विद नोट्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है x = 1 2 3।
अब यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन दिया गया है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों दिया है, पैरेंथेसिस में क्यों नहीं दिया, ये सारा जब आप पाइथन सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है। पहले क्वेश्चन पूरा देखिए, फिर एक्स डॉट अपेंड पैरेंथेसिस स्टार्ट और उसके अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया गया 4,5। प्रिंट कराएंगे एक्स को तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी हमारे पास, आंसर क्या आएगा। तो अभी तो शायद आप नहीं बता सकते, तुक्का यहाँ पे मार सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन ब्रैकेट्स का मतलब। देखिए सबसे पहले हम बात करें स्क्वायर ब्रैकेट्स की। स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करता है लिस्ट को। जब हमने कोई एक लिस्ट डिक्लेयर करनी होती है तब हम स्क्वायर ब्रैकेट में उस लिस्ट को पास कराते हैं। लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसको बदला जा सकता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल से समझना है तो आप हमारा पाइथन का कोर्स ज़रूर देखें जो कि बिना कोई कॉस्ट फ्री अवेलेबल है। यदि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट्स प्रेजेंट करता है टपल को। टपल एक ऑर्डर डेटा टाइप होता है और ये सीक्वेंस में काम करता है। इसको राउंड ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं। ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। वैसे तो हम ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग भी लिख देते हैं, ब्रैकेट्स में कुछ और डेटा भी डाल सकते हैं, नंबर्स भी डाल सकते हैं, बट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम टपल को यदि डिक्लेयर करते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो ये एक टपल कहलाएगा। हम कोई डिक्शनरी बना रहे हैं, डिक्शनरी हमने डिक्लेयर करनी है तो डिक्शनरी को करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। अब करली ब्रैकेट से सेट को भी करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी एक अनऑर्डर टाइप डेटा टाइप है, इसके अंदर की और वैल्यू डली होती है, यानी कि ये की और वैल्यू के पेयर पे काम करता है। और सेट को करली ब्रैकेट से करते हैं तो सेट में डिक्शनरी में क्या फ़र्क होता है, सेट एक एलिमेंट्स का अनऑर्डर कलेक्शन होता है, इसमें सभी यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं ले सकते। सेट को भी करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और जबकि डिक्शनरी को भी करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। दोनों का अंतर आपने समझा। डिक्शनरी के अंदर हम की और वैल्यू पे काम करते हैं, जबकि सेट के अंदर एलिमेंट्स का एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है और इसमें सभी यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए, हमने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का और उसके अंदर हमने एक लिस्ट पास कराई है जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 और एक्स डॉट अपेंड का मतलब हमने एक्स में और कुछ बढ़ाना है, जोड़ना है, तो हम उसको अपेंड कराते हैं और हमने अपेंड कराया है उसमें 4 और 5 को। अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 हम अपेंड करा रहे हैं, तो यदि सीधा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर 4 और 5 लेते तो हमारा आउटपुट ये बनता 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे हो हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, यानी कि हमने एक और यहाँ पे लिस्ट पास करी है, तो ये पूरी लिस्ट अपेंड होगी, ना कि ये वैल्यू अपेंड होगी। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट अपेंड हो रही है, तो आंसर हमारा होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 कोमा फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 5। लिस्ट के अंदर वैल्यू नहीं, लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट को अपेंड किया है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। उसके लिए आपके पास पाइथन की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है और बेसिक नॉलेज के लिए आप हमारे दूसरे वाले चैनल पे आ सकते हैं। पाइथन में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। हमने यहाँ पे आपको बताया डिक्शनरी, सेट, तो इसमें होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, एक डिक्शनरी टाइप का होता है, एक बूलियन होता है, एक सेट होता है और सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ नंबर्स ले लग सकते हैं। डिक्शनरी में की और वैल्यूज होती हैं, बूलियंस के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, सेट के अंदर अनऑर्डर डेटा होता है, सीक्वेंस टाइप के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, टपल होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं। एक कंप्यूटर प्रोसेस के कितने भाग होते हैं? यदि आपने पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपके हिसाब से तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसका एक ही भाग होता है, सीपीयू बोलते हैं, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। बट नहीं, यहाँ पे देखिए आंसर में भी दिया गया है सीपीयू एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट्स एंड एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन और हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव। देखिए कंप्यूटर में कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर के भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है सीपीयू, मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स।
उसके भाग होते हैं ALU, MU और CU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो गणना करता है। MU होता है मेमोरी यूनिट, जो हमारे द्वारा दी गई इनपुट को स्टोर कराता है। और एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जितनी भी और डिवाइसेस लगी होती है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं मेनली उसके, जिसको मिला के बनता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा यदि कहीं पे ऑप्शन में आपके पास इसका चौथा पार्ट भी आ जाए, अभी तो 3 ही पार्ट पढ़े थे हमने, ALU, MU और CU, चौथा पार्ट भी होता है जो कि है रजिस्टर नाम से। यदि इन तीनों ऑप्शन के अलावा आपको रजिस्टर मिलता है कहीं पे, तो हम रजिस्टर कहेंगे CPU के पार्ट को। हालांकि ऑप्शन कम मिलता है। रजिस्टर क्या होती है? रजिस्टर एक सबसे छोटी मेमोरी होती है CPU की, जो कि बहुत फास्ट, बहुत तेज मेमोरी होती है। ये कैचे मेमोरी के बाद आने वाली दूसरी सबसे तेज और छोटी मेमोरी कहलाती है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फाउंडर को तो देख लिया, लेकिन कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के फाउंडर कौन थे? वो थे जॉन वॉन न्यूमन। एक और क्वेश्चन बन रहा है, विच इज द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर? यानी कि CPU की सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है रजिस्टर या कैचे मेमोरी। तो यहाँ पे हम रजिस्टर मेमोरी के लेके चलेंगे, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी कैचे मेमोरी से स्मॉल होती है। हालांकि मैंने बताया दोनों ही मेमोरी स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है और फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन जहाँ पे ये दोनों ही दे दिए जाएं तो इन दोनों में से रजिस्टर इसका आंसर आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच सीक्वल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर डेटा? अब देखिए यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का भी संबंधित क्वेश्चन आ गया कि डेटा फिल्टर करने के लिए किस सीक्वल क्लॉज का उपयोग किया जाता है। कुछ क्लॉज होते हैं, हम लैंग्वेज सीखेंगे या फिर आपने डेटाबेस के ऊपर काम करना है तब हम कुछ फंक्शन देखते हैं। ये फंक्शन सारे मैं यहाँ पे नहीं सिखा पाऊंगा। उसमें एक वेयर नाम का एक क्लॉज होता है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को फिल्टर कराने के लिए। सीक्वल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब क्लोज को हम डायरेक्ट कोई फंक्शन के रूप में यूज नहीं करते, हम क्लोज को यूज करते हैं एक सेलेक्ट नाम की क्लास के साथ। एक क्लास यूज करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के साथ हमने डेटा कहाँ से फिल्टर कराना है, किसको फिल्टर कराना है, उसके अंदर हम कीवर्ड यूज करते हैं वेयर का। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ URL। अब ये URL क्या होता है? URL एक प्रकार से किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, आपका रेजिडेंस है, आपका जो एड्रेस है घर तक पहुँचने का, कोई भी यदि आपके पास आएगा तो आपके एड्रेस पे आएगा। कहाँ कहाँ चल के आएगा, वो एड्रेस आपके घर का है। इसी प्रकार से कोई भी वेबसाइट्स होती है उनका एड्रेस उस URL से डिफाइन होता है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या ना? ये घर नहीं दिखाता, ये रिसोर्स दिखाता है जहाँ पे हमने जाना है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे गली मोहल्ला होते हैं, मकान नंबर होते हैं, ऐसे इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो HTTPS आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है प्रोटोकॉल। फिर www ये होता है होस्ट, या इसको सब डोमेन भी कह देते हैं। मेनली ये होस्ट होता है। सब डोमेन होता है मेन डोमेन का चाइल्ड। मेन डोमेन जैसे example.com एक एग्जाम्पल नाम की वेबसाइट है, उस साइट का कोई और चाइल्ड है जो एग्जाम्पल नाम से ही जाना जाता है, तो हम उसको कर लें blog.example। तो जो ब्लॉग हो गया ये सब डोमेन हो गया, और एग्जाम्पल हो गया ये सेकंड डोमेन या इसका मेन डोमेन कहलाता है। फिर उसके बाद .com, .in या .gov होते हैं, ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन। मेनली हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स मुख्यतः कह सकते हैं, होस्ट, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन, अब देखिए डोमेन के अंदर तीनों चीजें शामिल होती हैं, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। सब डोमेन यदि लिया तो ये भी हमारे डोमेन नेम के अंदर शामिल हो जाएगा। तो पूरा डोमेन कह सकते हैं एक होस्ट हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके बाद स्लैश के बाद जितने भी मिलते हैं ये सब डायरेक्टरीज या कहीं पेजेस होते हैं कि हम उस वेबसाइट के कौन से पेज में पे हैं, यानी कि किस रूम में है या कहीं बालकनी में खड़े हैं, उस हिसाब से यहाँ पे ये पेज और उसकी सब डायरेक्टरी कहलाती है जो स्लैश के साथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक्स लेट्स यू परफॉर्म फैंसी इफेक्ट्स ऑन वर्ड्स या लेटर्स, अपसाइड डाउन राइटिंग, वर्क ऑन एन एंगल और ए कर्व एक्स। हिंदी वालों के लिए देखो, आपके जो आप कार्य करते हैं, आपके कार्यों या अक्षरों पर फैंसी प्रभाव डालना, यानी कि उल्टा लेखन करना, कोण या वक्र पर कार्य करना,
आदि करने की सुविधा देता है ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है वो? वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट है, पिक्चर है, या नन ऑफ दीज है। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाओगे और वहां पे इंसर्ट टैब के अंदर ही टेक्स्ट ग्रुप में आपको मिल रहा होगा वर्ड आर्ट, वहां पे क्लिक करना है तो आप देखोगे वहां पे वर्ड आर्ट के बहुत सारे फैंसी डिजाइन दिए गए हैं कि हम उस वर्ड को ग्लो करके लिखना चाह रहे हैं, हम करो में लिखना चाह रहे हैं, किस प्रकार से लिखना चाह रहे हैं, वो सारा वर्ड आर्ट में होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ड आर्ट। एक क्वेश्चन हमने ये वाला एक्सेल से संबंधित भी लिया है और शायद और भी हमने एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन लिए होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन भी आते हैं, डेटाबेस के आते हैं जिसमें एक्सेस के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अभी सीक्वल का क्वेश्चन आ गया था, ऐसे ही एक्सेस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप कंप्यूटर क्वेश्चंस के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, कभी आप स्किप करके सो जाओ। क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू काउंट न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज। यानी कि एमएस एक्सेल में किसी श्रेणी में संख्यात्मक मानों की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सम, पहले आंसर देखो, सम, काउंट, काउंटा, काउंट इफ। अब सम को छोड़ के बाकी तो तीन हमारे काउंट के हैं, है ना। अब करना भी हमने काउंट ही है। किनको काउंट करना है? विच फंक्शन इज यूज टू काउंट न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज। किसी भी एक रेंज के अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना है, तब हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स होते हैं। काउंटा क्या काम करता है? उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैंक नहीं है, जो फिल है, चाहे उनमें कोई टेक्स्ट लिखा हो या कोई नंबर लिखा हो, ये सभी को काउंट कर लेता है। और काउंट इफ फंक्शन है, ये कंडीशन बेस पे काउंट करता है कि हमने एक खास कंडीशन के आधार पे, मान लीजिए हमने वहाँ पे प्रोडक्ट की सेल को जोड़ना है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें एक प्रोडक्ट है सीडी और सीडी की टोटल सेल कितनी है या सीडी की सेल कितनी बार हुई है, ये हमने काउंट कराना है। तो एक कंडीशन बेस पे जब हमने काउंट कराना है तो हम काउंट इफ का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे हम इनको कवर करते चले जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से पाइथन का क्वेश्चन आ गया और मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको डेटा टाइप समझाया भी था, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पाइथन में अपरिवर्तनीय डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है इनमें से? मैंने डिक्शनरी भी बताया था, लिस्ट भी बताया था, टपल भी बताया था, सेट भी बताया था। तो जो इम्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर वो होता है टपल। फिर से आप इसका डायग्राम देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है और कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, इन चीज़ों को आप स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। ये जो फाइल है मेरे पास क्वेश्चंस की, इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप सेव करा के रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन संपीड़ित फाइल को इंगित करता है। संपीड़ित फाइल कौन सी होती है? जो कंप्रेस्ड फाइल होती है, जिनको बांध के इकट्ठा रखा गया है। तो सभी फाइलों के कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करते हो, फाइल सेव करते हो तो वो डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .doc या .docx डॉक्स। एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल का एक्सटेंशन .xls या .xlsx होता है। ऐसी पावर पॉइंट में काम करते हैं तो .ppt। नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट फाइलें बनती है हमारी। वर्डपैड में काम करें तो .rtf होती है। ऐसे कोई MP3 म्यूजिक आपके पास .mp3 है ना। MP3 क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसका एक्सटेंशन MP3 है। कोई वीडियो फाइल है तो .mp4, यानी कि M4 हम फाइल उसको कह सकते हैं। ऐसे ही जो फाइलों को कंप्रेस करके रखता है जो सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन है, उसके जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? .ppt मैंने बताया पावर पॉइंट के लिए होता है, .docs वर्ड के लिए होता है, .zip जी .zip या .rar फाइल दोनों होती हैं। ये कंप्रेस्ड कराती हैं किन्हीं भी फाइलों को। तो कंप्रेस्ड फाइल्स का जो एप्लीकेशन होती है उसका एक्सटेंशन है .zip। और .exe होती हैं, वो एक सेटअप फाइल होती हैं, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कराते हैं, कोई गेम इंस्टॉल कराते हैं तो exe फाइल होती है जो सेटअप फाइल होती है, ये उसका एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, नाम से पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइसों को ऑपरेट कराते हैं, हमारे माउस को, कीबोर्ड को, सभी को ऑपरेट कराते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, या फिर
एंड्रॉयड हो गया और मैक ओएस एक्स हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे तो हमारी डिवाइसें काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है ओपन सोर्स यानी कि फ्री कौन सा है? ओपन सोर्स है वो है लिनक्स। विंडोज़ पेड वर्जन है, ओपन सोर्स नहीं है। डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और मैक ओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ये भी एप्पल का है, ये भी पेड होता है। तो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बारे में अभी जाना, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये छोटे छोटे और एक सीमित दायरे में काम करने वाले होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस पेंट और जितने भी एक्सेल हो गया या फिर एंटीवायरस हो गए, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर देखिएगा, HTTP, FTP, SMTP या POP3। पहले इन सभी की फुल फॉर्म जानते हैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए, तो सीधा सीधा हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इंटरनेट नेटवर्किंग के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लैंग्वेजेस के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा जिक्र हम एक ही टॉपिक में नहीं करने वाले हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आप भी बोर हो जाते हो देखते देखते। तो पार्ट 1 में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो लगातार बने रहिए। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।